Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. Myself Dr. Saidanuddin and I am back with a new topic of electromagnetism today. Let's watch. Torque on a current carrying coil. आई होप स्टूडेंट्स के जो हमने प्रीवियस लेक्चर्स जो मैंने आपको दिए हैं वो आपने अच्छे से सारे पॉइंट्स अंडरस्टैंड कर लिए होंगे। और कल जो हमने सीरो के बारे में पढ़ा था कि उसकी क्या ये उसकी यूजेस थी, उसमें आपने सबसे पहले कि वो किस तरह से आप उसको डिफ़ाइन कर सकते हैं, उसमें ईच एंड एवरी पॉइंट जो फिलामेंट क्या है, ग्रिड क्या है, वो सारी आपने आई होप अच्छे से अंडरस्टैंड कर ली होंगी। अब जो हमारा आज का टॉपिक है वो है टॉर्क ऑन अ करंट कैरिंग कॉइल। इसमें सबसे पहले ये जो क्वेश्चन है टॉर्क ऑन अ करंट कैरिंग कॉइल, इस तरह के क्वेश्चन के साथ या तो वो खुद से कोई ना कोई डेफिनेशन जो है वो इंगेज कर देते हैं, कोई अटैच कर देते हैं। जब आपको बोर्ड में ये क्वेश्चन आता है तो इसके साथ कोई ना कोई डेफिनेशन आप खुद अटैच कर देंगे, मैग्नेटिक फील्ड की या जिसकी भी। अगर वो अटैच ना हो तो आपने क्या करना है कि इसकी डेफिनेशन खुद से लिखनी है। पहले टॉर्क की, आप पहले टॉर्क को डिफाइन कर लें। आपने जैसे पार्ट 1 में प्रीवियस क्लास में जो है वो टॉर्क के बारे में पढ़ा है कि व्हाट इज़ टॉर्क। टॉर्क इज़ द टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स। क्या होती है टॉर्क? टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स। और ये टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स जो है इसको आज हम स्टडी करेंगे ऑन अ करंट कैरिंग कॉयल के करंट कैरिंग कॉयल के ऊपर जो है वो टॉर्क किस तरीके से आप कैलकुलेट कर सकते हैं। तो आप उसकी एक्सप्लेनेशन एंड डेरिवेशन से जो है यहाँ पे स्टार्ट ले सकते हैं। कंसीडर रेक्टेंगुलर कॉयल कैरिंग अ करंट। ये रेक्टेंगुलर कॉयल है जो आपको नज़र आ रहा है और इसको आपने एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखा हुआ है नॉर्थ और साउथ पोल के बीच में। अब आपको पता है मैग्नेटिक फील्ड जो है वो ओरिजिनेट होगी फ्रॉम द नॉर्थ पोल एंड एंड्स एट द साउथ पोल। और इस तरीके से जो इसकी यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है वो एग्जिस्ट कर रही है बिटवीन नॉर्थ एंड साउथ पोल। और वो फ्रॉम लेफ़्ट टू राइट जो है वो आप उसको देख सकते हैं कि उसकी डायरेक्शन जो है मैग्नेटिक फील्ड की वो फ्रॉम लेफ़्ट टू राइट है। उसके बाद जो करंट फ्लो कर रही है इस रेक्टेंगुलर कॉयल में से वो क्लॉकवाइज करंट है, ड्यू टू विच द क्लॉकवाइज रोटेशन ऑफ द कॉयल विल टेक्स प्लेस। यानी क्लॉकवाइज करंट जब इसमें से फ्लो करेगी तो क्लॉकवाइज रोटेशन ऑफ द कॉयल होगी। और ये जो साइड्स हैं आप इस रेक्टेंगुलर कॉयल की 4 साइड्स हैं, ए बी सी डी ए, ठीक है, क्लोज्ड कॉयल है और इसकी ये 4 साइड्स हैं। जो लेंथ ऑफ द साइड ए बी एंड सी डी है उन दोनों साइड्स की जो लेंथ है वो ए से शो कर रहे हैं, स्मॉल ए से। जबकि जो दूसरी 2 साइड्स हैं डी ए और बी सी, ये जो 2 साइड्स हैं ये वाली, इनकी जो लेंथ है वो कैपिटल एल से आप जो है वो शो कर सकते हैं। अब जब इसमें से मैग्नेटिक फील्ड जब फ्लो करती है और जब करंट फ्लो करेगी इस रेक्टेंगुलर कॉयल में से, तो अंडर द इफेक्ट ऑफ दिस एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड द कॉयल विल रोटेट। तो कॉयल जो है वो रोटेशन करेगा और ड्यू टू द रोटेशन ऑफ द कॉयल जो मैग्नेटिक फोर्स है वो इस तरह से आउट ऑफ द पेपर होगी और ऑन द राइट साइड और इन टू द पेपर होगी ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ द कॉयल। तो ये आप देख सकते हैं क्योंकि मैग्नेटिक फोर्स आपने पढ़ा था ना कि मैग्नेटिक फील्ड के पीछे की तरफ एक्ट करती है, ठीक है, यानी थर्ड एक्सिस पे। तो अकॉर्डिंग टू राइट हैंड रूल अगर आपकी मैग्नेटिक फील्ड जो है वो फ्रॉम लेफ्ट टू राइट है तो आपकी जो मैग्नेटिक फोर्स है वो राइट टू लेफ्ट होगी, यानी यहाँ से आउट ऑफ द पेपर और फ्रॉम द राइट साइड और इन टू द पेपर ऑन द लेफ्ट साइड। एक और चीज़ जो आप इस डायग्राम से देख सकते हैं वो ये है कि आपका जो एंगल बन रहा है, अब ये जो साइड्स ए बी और सी डी हैं इन दोनों साइड्स, ये चूंकि ये दोनों साइड्स पैरेलल साइड्स हैं, पैरेलल टू द मैग्नेटिक फील्ड, तो इन दोनों साइड्स की वजह से जो मैग्नेटिक फोर्स होगी वो ज़ीरो होगी। अब आप क्यों ज़ीरो होगी? क्योंकि ए बी जो है दैट इज़ एंटी पैरल, यानी ऑपोजिट डायरेक्शन में है ना मैग्नेटिक फील्ड के, ए बी एंटी पैरल है। जबकि सी डी यानी ए बी का जो एंगल बन रहा है वहाँ पे, चूंकि ये एंटी पैरल टू द मैग्नेटिक फील्ड है, इसका एंगल 180 बनेगा। और जो सी डी है इसका एंगल, ये पैरल टू द मैग्नेटिक फील्ड है, इसका एंगल 0 बनेगा। एंटी पैरल का एंगल 180 बनता है क्योंकि आप ऐसे पढ़े ना कॉयल को ए बी सी डी ए, तो ए से बी की तरफ चूंकि आप ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड जाएंगे तो एंगल शुड बी 180 एंटी पैरल, और सी से डी की तरफ जब जाएंगे तो एंगल जो है वो 0 यानी पैरल टू द मैग्नेटिक फील्ड। आपको पता है चाहे एंटी पैरल हो चाहे पैरल हो, एंगल चाहे 0 हो या 180 हो, जब साइन लेते हैं ना 0 का और 180 का वो 0 ही होता है। वो मैं क्यों कह रही हूँ मैं अभी आपको बताती हूँ, क्योंकि मैग्नेटिक फोर्स का जो फार्मूला आपने पढ़ा था ऑन करंट कैरिंग कॉयल उसमें साइन थीटा का फैक्टर आता है और साइन 0 भी 0 होता है और साइन 180 भी 0 होता है। इसलिए इसका मतलब है इन 2 साइड्स की वजह से कोई भी मैग्नेटिक फोर्स जो है वो नहीं होगी।
ये जो दो साइड्स हैं जिनकी लेंथ कैपिटल एल है, इनकी वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड की वजह से जो मैग्नेटिक फोर्स होगी वो आप कैलकुलेट कर सकते हैं, क्योंकि इन दोनों साइड्स का जो एंगल है वो 90 है। यानी दीज बोथ साइड्स, साइड BC और DA, ये दोनों परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड है। यानी इनकी जो लेंथ ऑफ द साइड है ये परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड है। इन दोनों की वजह से जो मैग्नेटिक फोर्स होगी F1 एंड F2 वो हम देखेंगे, और उसकी मदद से F1 और F2 की मदद से, चूँकि ये कपल्ड फोर्स होंगी, और इन कपल्ड फोर्स की मदद से हम उसका टॉर्क कैलकुलेट कर सकते हैं, क्योंकि एट द एंड बेसिकली हमने टॉर्क कैलकुलेट करना है। तो टॉर्क एक सिंगल फोर्स की वजह से तो नहीं आता ना, टॉर्क हमेशा कपल्ड फोर्स की वजह से आता है। कपल्ड फोर्स किसको कहते हैं? यानी एक फोर्स, दोनों फोर्सेस दैट शुड बी सेम इन मैग्नीट्यूड बट ऑपोजिट इन डायरेक्शन, यानी एक की डायरेक्शन आउट ऑफ द पेपर है और दूसरे की डायरेक्शन इन टू द पेपर है। तो सेम इन मैग्नीट्यूड है, ऑपोजिट इन डायरेक्शन है, इस दो कपल्ड फोर्स की वजह से आपका टॉर्क जो है वो प्रोड्यूस होगा। कैसे होगा वो भी हम पढ़ते हैं। ये मैंने आपको पूरा इसकी डायग्राम भी एक्सप्लेन कर दी है और आपको समराइज कर दिया कि किस तरह से हमने इस टॉपिक को पढ़ना है। ठीक है, तो यहाँ से देखते हैं। कंसीडर रेक्टेंगुलर कॉयल कैरिंग द करंट आई। आपने देखा क्लॉकवाइज करंट उसमें से फ्लो कर रही है। द कॉयल इज कैपेबल ऑफ रोटेशन अबाउट एन एक्सिस। ये जो एक्सिस है, ये जो दिखाया उन्होंने एक्स एक्सिस, इसके अबाउट कॉयल जो है वो क्लॉकवाइज रोटेशन करेगा, क्योंकि क्लॉकवाइज करंट फ्लो कर रही है तो क्लॉकवाइज रोटेशन इन द कॉयल जो है वो होगी। उसके बाद सपोज इट इज प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड बी, जैसे मैंने आपको दिखाया फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। अभी जो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है उसमें आपने इसको रखा हुआ है नॉर्थ से साउथ पोल के बीच में। with its plane along the field, we know that the current carrying conductor of the length L when placed in the magnetic field experiences a force। अब ये वो मैग्नेटिक फोर्स का फार्मूला, अगर आपको इस तरह से नहीं याद तो आपको ये याद होगा कि आपने फार्मूला पढ़ा था F इज इक्वल टू I इंटू L क्रॉस B। ये फार्मूला आपने पढ़ा था फॉर द फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर। यानी कोई भी जो करंट कैरिंग कंडक्टर था उस पर जो फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स लगती थी वो आपकी ये थी करंट कैरिंग कंडक्टर। इसको आप FL भी कह सकते थे ना, जिसकी लेंथ L हो, कि फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर ऑफ लेंथ L। तो उसके ऊपर ये फोर्स का फार्मूला था I इंटू L क्रॉस B, वेयर क्रॉस प्रोडक्ट जो है वो L और B के दरमियान में था, यानी वेक्टर लेंथ ऑफ द कंडक्टर एंड द मैग्नेटिक फील्ड। तो जो एंगल थीटा था आपके वो वेक्टर लेंथ और मैग्नेटिक फील्ड बी के बीच में था। तो जब आप उस थीटा, इस क्रॉस प्रोडक्ट को ओपन करते थे तो आपके पास ये वाली टर्म आती थी ना, F इज इक्वल टू ILB साइन थीटा। ठीक है, वेयर थीटा इज द एंगल बिटवीन कंडक्टर लेंथ L और मैग्नेटिक फील्ड B के दरमियान में एंगल था। इन केस ऑफ द साइड्स AB एंड CD ऑफ द कॉयल द एंगल थीटा इज 0 और 180। ये मैंने आपको बता दिया है कि ये जो दो साइड्स हैं कॉयल की, ये वाली AB और CD, दीज आर पैरेलल टू द मैग्नेटिक फील्ड। ये दोनों साइड्स जो हैं ये मैग्नेटिक फील्ड दोनों पैरेलल नहीं है। AB इज एंटी पैरेलल वेयर एज CD इज द पैरेलल टू मैग्नेटिक फील्ड। और मैंने आपको कहा चाहे एंटी पैरेलल हो चाहे पैरेलल टू द फील्ड हो, दोनों में जो एंगल बन रहा है 180 या 0, तो साइन 180 भी 0 होता है और साइन 0 भी 0 होता है। सो द मैग्नेटिक फील्ड की चूंकि जो एंगल बन रहा है वो आपका 0 और 180 है, तो उस वक्त जो मैग्नेटिक फोर्स होगी वो भी 0 होगी इन केस ऑफ द साइड्स। और जो दूसरी साइड्स हैं DA और BC, उसमें जो एंगल 90 है उसकी वजह से ये जो आपकी मैग्नेटिक फोर्सेस हैं, दो मैग्नेटिक फोर्स हैं F1 और F2। अगर आप इधर साइन 90 कर दें इसमें तो साइन 90 इज 1, सो द मैग्नेटिक फोर्स शुड बी ILB। तो दोनों जो मैग्नेटिक फोर्सेस हैं F1 और F2 उन दोनों के सेम मैग्नीट्यूड, अभी आप इस पे वेक्टर साइन कोई नहीं डाल रहे, इसका मतलब है दोनों के मैग्नीट्यूड जो हैं वो सेम है। F1 का मैग्नीट्यूड शुड बी इक्वल टू द F2 मैग्नीट्यूड विच इज इक्वल टू ILB, क्योंकि साइन 91 हो गया ना दोनों का। वेयर L इज द लेंथ ऑफ दिस साइड्स, दोनों साइड्स की लेंथ, यानी आपकी BC की और DA की जो लेंथ है दोनों साइड्स की, वो किस तरह से आ रही है, कैपिटल L है। तो F1 इज द, अब ये उन्होंने वेक्टर फोर्स बताई है कि F1 इज द फोर्स ऑन द साइड DA एंड F2, यानी इसकी अगर आप डायरेक्शन देखें F1 और F2 की, दोनों का मैग्नीट्यूड तो सेम आया ना, लेकिन डायरेक्शन ऑपोजिट है। तो डायरेक्शन ऑफ द फोर्स इज गिवन बाय द वेक्टर I इंटू L क्रॉस B। इट कैन बी सीन दैट F1 इज डायरेक्टेड आउट ऑफ द पेपर। F1 आपको आउट ऑफ द पेपर नजर आ रही है दोनों की डायरेक्शन में, और जो F2 है वो इनटू द पेपर है। ठीक है, जब कॉयल रोटेट करता है तो इस तरह से इसकी मैग्नेटिक फोर्स जो है F1 और F2 की, उनकी डायरेक्शन ऑपोजिट होती है। देयरफॉर द फोर्सेस F1 एंड F2 बीइंग इक्वल एंड ऑपोजिट, इक्वल किस में कह रहे हैं, इन मैग्नीट्यूड, और ऑपोजिट किस में कह रहे हैं, इन डायरेक्शन। ठीक है, वो कपल बनाएंगी
विच टेंड्स टू रोटेट इट अबाउट द एक्सिस, और उस कपल्ड फोर्स की वजह से आपका कॉयल जो है वो रोटेट करेगा। और आपको पता है जहाँ पे भी कहीं रोटेशन होती है तो उसको हम टॉर्क कहते हैं। तो टॉर्क जो कि टर्निंग इफेक्ट प्रोड्यूस करेगा और रोटेशन प्रोड्यूस करेगा ऑफ दिस कपल, उसको आप किस तरह से कैलकुलेट कर सकते हैं? टॉर्क का फार्मूला होता था फोर्स इंटू मूवमेंट आर्म ऑफ द फोर्स। ठीक है, तो टॉर्क शुड बी इक्वल टू द फोर्स मल्टीप्लाई बाय मूवमेंट आर्म ऑफ फोर्स। अब फोर्स तो ये है ना जिस जो आपने निकाली ILB। व्हाट इज मूवमेंट आर्म ऑफ फोर्स? मूवमेंट आर्म ऑफ फोर्स जो है ये CD और ये जिस या AB जिसको आप कह रहे हैं, AB और CD की जो लेंथ है ऑफ द साइड AB और CD, वो आपका मूवमेंट आर्म ऑफ फोर्स है। ठीक है, यानी ये जो आपका विड्थ है इस कॉइल की, वो उन दोनों साइड्स की AB और CD, उसकी जो लेंथ है उसको हम मोमेंट आर्म ऑफ फोर्स कह रहे हैं, विच इज़ A। ठीक है, हमने दोनों साइड्स की लेंथ कितनी ली थी AB और CD की? स्मॉल a से रिप्रेजेंट किया था। स्मॉल a इज द लेंथ ऑफ साइड AB है और CD, दोनों की साइड्स की जो लेंथ है वो वही आपकी मोमेंट आर्म ऑफ फोर्स है, विच इज स्मॉल a। ठीक है, वेयर A इज द मोमेंट आर्म ऑफ द कपल। इस क्योंकि हमने ये क्यों ली है, इन दोनों साइड्स की लेंथ क्यों ली है? क्योंकि आपकी जो कपल्ड फोर्स है F1 और F2, उसके दरमियान की लेंथ आपने लेनी है ना। यू हैव टू टेक द लेंथ बिटवीन F1 एंड F2, और F1 और F2 के दरमियान की जो लेंथ है वो साइड AB या CD के दरमियान की लेंथ है ना, और विच इज स्मॉल है, वही आपका मोमेंट आर्म ऑफ फोर्स है। आई होप आपने ये बात अंडरस्टैंड कर ली होगी, क्योंकि हमें कपल्ड फोर्स के दरमियान की लेंथ चाहिए, F1 और F2 के दरमियान की लेंथ, विच इज़ द लेंथ ऑफ द साइड AB और CD, एंड दैट इज स्मॉल a, एंड दिस इज नोन एज मोमेंट आर्म ऑफ फोर्स। अब यहाँ पर ये आपने स्मॉल a डाल दिया, और आपको पता है लेंथ इनटू A, यानी ये कैपिटल L जो है ये तो उसकी लेंथ थी ना, लेंथ ऑफ द साइड, ये जो दो साइड्स थी BC और DA, इनकी लेंथ तो कैपिटल L थी ना। अब कैपिटल L मल्टीप्लाई बाय स्मॉल a भी लेंथ है साइड CD और AB की, दो लेंथ्स को अगर आप मल्टीप्लाई करें तो आपके पास क्या आ जाता है? एरिया, कैपिटल A। सो यहाँ से आप लिख सकते हैं कि टॉ इज इक्वल टू, टॉ ये आपको पता है ना सिंबल है, ग्रीक सिंबल होता है जिससे आप टॉर्क को रिप्रेजेंट करते हैं, लेकिन यहाँ हम सिर्फ मैग्नीट्यूड्स ले रहे हैं, स्केलर फॉर्म्स ले रहे हैं, कहीं वेक्टर साइन आप नहीं डाल रहे। सो I और B भी आप वैसे ही लिख सकते हैं मैग्नेटिक फील्ड का। L और A जो है इन दोनों का अगर आप प्रोडक्ट करेंगे तो लेंथ ऑफ द साइड्स BC और DA शुड बी मल्टीप्लाई विद द मोमेंट आर्म। मोमेंट आर्म किसको कह रहे हैं? लेंथ ऑफ द साइड AB और CD। इनको जब दोनों लेंथ्स को आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास क्या आ जाता है? एरिया। एरिया को इधर अब आप रिप्रेजेंट कर रहे हैं कैपिटल A से। तो ये आपके पास ये इक्वेशन आ गई, रिक्वायर्ड इक्वेशन, और इसको अब आप रिजल्ट में लिख सकते हैं। द इक्वेशन ये जो आपने निकाली है, टॉ इज इक्वल टू IBA इज द वैल्यू ऑफ द टॉर्क व्हेन द मैग्नेटिक फील्ड इज इन द प्लेन ऑफ द कॉइल। ये तब आपने टॉर्क की वैल्यू निकाली अगर मैग्नेटिक फील्ड इन द प्लेन ऑफ द कॉइल का मतलब ये है कि आपका कॉइल इसी तरीके से जैसे खड़ा आपको स्टैटिक नजर आ रहा है विदाउट रोटेशन। इस सिचुएशन में आपको नजर आ रहा है कि आपकी CD और जो आपका AB है, यानी जो उनकी दोनों की साइड्स की जो लेंथ है A, वो इस वक्त पैरेलल है टू द मैग्नेटिक फील्ड। पैरेलल और एंटी पैरेलल, यानी उसकी वो जो है इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड है या इन द डायरेक्शन ऑपोजिट टू द फील्ड है, यानी मैग्नेटिक फील्ड इस वक्त विद इन द प्लेन है, विद इन द प्लेन ऑफ द कॉइल आ रहा है ना आपका। तो अगर तो इस तरह की सिचुएशन है जैसे कि कॉइल आपको इस वक्त नजर आ रहा है कि व्हेन द मैग्नेटिक फील्ड B इज इन द प्लेन ऑफ कॉइल, तो यही फार्मूला आपका आता है कि टॉ इज इक्वल टू IBA। ठीक है, कैपिटल A इज रिप्रेजेंटिंग द एरिया ऑफ द कॉइल। फिर तो कोई मसला, लेकिन जब ये कॉइल रोटेट करता है और ड्यूरिंग रोटेशन ये सिचुएशन आ जाती है, ये टॉप व्यू ऑफ द कॉइल है, यानी अगर आप कॉइल को ऊपर से देखें ना टॉप व्यू में और ड्यूरिंग रोटेशन देखें, तो इस वक्त आपका C और D जो है वो ऐसे सीधी नहीं है, यानी हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में नहीं है। इस वक्त CD जो है जब रोटेट कर रहा होगा तो ये कोई ना कोई एंगल बनाएगा विद रिस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस, यानी ये हॉरिजॉन्टल के साथ, एक्स एक्सिस किसको कहते हैं? हॉरिजॉन्टल को कहते हैं ना। तो इस वक्त ये हॉरिजॉन्टल के साथ यानी एक्स एक्सिस के साथ कोई ना कोई एंगल बना रहा है, और वो एंगल क्या है? अल्फा, वेयर अल्फा इज द एंगल विच CD इज मेकिंग विद एक्स एक्सिस, और हॉरिजॉन्टल के साथ वो एंगल जो है वो अल्फा है। तो उस वक्त जो उसका बेस कंपोनेंट होगा, यानी अलोंग एक्स एक्सिस कंपोनेंट आपने लेना। आपने खुद ही कहा कि CD की लेंथ जो है अलोंग हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में ली थी ना, वो A थी, जिसको आप मोमेंट आर्म या AB जिसको आप कह रहे हैं, AB या CD की जो लेंथ है वो आपने किस तरह ली थी? इस तरह से कि जब वो विद इन द प्लेन ऑफ कॉइल था। ठीक है, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में आपने उसको लिया था।
तो हॉरिजेंटल डायरेक्शन में जब लिया था तब तो आपने उसकी मोमेंट आर्म ए ले ली थी, लेकिन अब अगर वो कॉयल रोटेट कर रहा है और वो हॉरिजेंटल के साथ जो ए है उसकी साइड लेंथ वो कोई ना कोई एंगल, यानी साइड लेंथ किसकी, सी डी की या ए बी की जो साइड लेंथ है, अगर वो एंगल अल्फा बना रही है विद रिस्पेक्ट टू द एक्सिस, तो उस वक्त इस साइड की जो लेंथ ए है उसका आपने कौन सा कंपोनेंट लेना है, हॉरिजेंटल कंपोनेंट लेना है। आपको पता है हॉरिजेंटल कंपोनेंट हमेशा कॉस थीटा के साथ आता है, अगर तो वर्टिकल कंपोनेंट हो तो वो साइन थीटा के साथ आता है, जो हॉरिजेंटल कंपोनेंट होता है वो कॉस थीटा के साथ आता है। तो आपने जो ए का हॉरिजेंटल कंपोनेंट ले रहे हैं वो हो जाएगा ए कॉज ऑफ अल्फा, क्योंकि अल्फा आप एंगल ले रहे हैं ना, थीटा तो नहीं ना ले रहे इधर। तो अल्फा इज द एंगल विच द साइड लेंथ ऑफ सी डी, यानी जिसको ए कहते हैं आप मोमेंट आर्म ऑफ फोर्स, इट इज़ मेकिंग एन एंगल अल्फा विद रिस्पेक्ट टू हॉरिजेंटल। तो आप उसका हॉरिजेंटल कंपोनेंट लेंगे ए कॉज ऑफ अल्फा। तो अब आप जब ड्यूरिंग रोटेशन ऑफ द कॉयल आपका ए जो है वो ए नहीं रहेगा, साइड लेंथ ए नहीं रहेगी, वो उस ए के साथ कोई ना कोई एंगल आ जाएगा विद रिस्पेक्ट टू हॉरिजेंटल, दैट इज़ अल्फा। सो अब आप इस ए की जगह मोमेंट आर्म में ए कॉज ऑफ अल्फा लिखेंगे इस तरह से, और बाकी वही प्रोसीजर है कि लेंथ मल्टीप्लाई बाय जो सेकंड लेंथ, यानी कैपिटल एल इज़ द लेंथ ऑफ साइड बी सी एंड डी ए, उसको अगर आप मल्टीप्लाई कर देंगे ए विच इज़ द लेंथ ऑफ द साइड सी डी और ए बी, तो ये दोनों मल्टीप्लाई होकर एरिया बन जाएंगी, एल एंड ए स्मॉल ए, ये दोनों एरिया बन गई, और बाकी इसके साथ आ जाएगा कॉज ऑफ अल्फा। सो टॉ इज इक्वल टू आई बी ए कॉज ऑफ अल्फा। मैंने आपको बताया कॉज ऑफ अल्फा क्यों आया है, क्योंकि जब मूवमेंट आर्म कोई एंगल बनाएगी, पहले तो मूवमेंट आर्म हमने इसी तरह ले ली थी ना, इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, यानी जब मैग्नेटिक फील्ड विद इन द प्लेन ऑफ कॉयल थी इस तरह से, लेकिन जब वो कॉयल रोटेट करेगा तो मैग्नेटिक फील्ड कुछ तो विद इन द कॉयल होगी, कुछ आउटसाइड द कॉयल चली जाएगी, ऐसे ही होगा ना, सारी की सारी मैग्नेटिक फील्ड इस वक्त तो विद इन द कॉयल थी, लेकिन जब ये कॉयल रोटेट करता है तो कोई मैग्नेटिक फील्ड लाइन विद इन द कॉयल आएगी, कोई आउटसाइड द कॉयल आएगी, तो उस वक्त वो जो उसका मोमेंट आर्म है वो कोई ना कोई एंगल अल्फा बनाएगा, जिसका आपने विद रिस्पेक्ट टू हॉरिजेंटल, तो आपने उस ए का अल्फा एंगल के साथ हॉरिजेंटल कंपोनेंट लेना है विच इज़ ए कॉज ऑफ अल्फा, और फिर इस तरह से आप उसको लिख सकते हैं। तो ये आपका रिजल्ट है कि ये जो इक्वेशन है गिव्स द वैल्यू ऑफ द टॉर्क व्हेन द मैग्नेटिक फील्ड बी इज इन द प्लेन ऑफ कॉयल। आप यहाँ पे अपनी नंबरिंग कर रहे हैं ना 1 2 3, तो जो भी आपने इस क्वेश्चन को नंबर दिया आप इधर ये लिख सकते हैं, या द इक्वेशन 2 कह लें या जो भी 3 कह रहे हैं आप, गिव्स द वैल्यू ऑफ द कॉयल व्हेन द मैग्नेटिक फील्ड बी इज इन द प्लेन ऑफ कॉयल। हाउएवर, लेकिन इफ द फील्ड मेक्स, यानी जो मैग्नेटिक फील्ड अगर एंगल अल्फा बनाए विद द प्लेन ऑफ द कॉयल, अगर वो इस तरह से उसका मोमेंट आर्म जो है वो एंगल अल्फा बना रहा है प्लेन ऑफ द कॉयल के साथ, और मैग्नेटिक फील्ड भी एंगल अल्फा बना रहा है प्लेन ऑफ द कॉयल के साथ, तो उस वक्त जो मोमेंट आर्म है वो खाली ए नहीं होगा, उसका हॉरिजेंटल कंपोनेंट होगा ए का, और वो हॉरिजेंटल कंपोनेंट ऑफ ए क्या होगा, ए कॉज ऑफ अल्फा। तो ये सिचुएशन आ जाएगी, ये आपका रिजल्ट है। ठीक है, तो अगर ये टॉपिक आता है तो आपने इसको, अगर तो वो खुद से कोई डेफिनेशन आपको देंगे तो आप वो वाली डेफिनेशन लगा के बाकी सारी ये एक्सप्लेनेशन एंड डेरिवेशन, और उसके बाद एट द एंड आप इसका रिजल्ट लिखेंगे। अगर वो खुद से नहीं अटैच करेंगे तो आप पहले डेफिनेशन ऑफ टॉर्क देंगे, ठीक है, जो कि आपने प्रीवियस क्लास में पढ़ी हुई है कि टॉर्क इज़ द टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स। उसके बाद आप इसकी एक्सप्लेनेशन एंड डेरिवेशन साथ साथ स्टार्ट कर देंगे विद डायग्राम। ये डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है साथ, क्योंकि डायग्राम के बगैर तो आप कभी भी कुछ एक्सप्लेन नहीं कर सकते ना, तो आपने ये डायग्राम साथ बनानी है, और ये वाली डायग्राम भी जिसमें पता चल रहा है कि ए का एंगल अल्फा जो कपल्ड फोर्स है F1 और F2 के दरमियान में, उसकी जो लेंथ है बिटवीन द कपल्ड फोर्स वो ए है, और उस ए का जब आप हॉरिजेंटल कंपोनेंट लेते हैं ए कॉज ऑफ अल्फा जो आप इधर पुट कर रहे हैं, तो वो किस तरह से लें। तो ये दोनों डायग्राम्स जो हैं ये वाली और ये वाली, ये आपने इसके साथ बनानी है, और एट द एंड आपने उसका रिजल्ट भी लिखना है। तो ये एक कंप्लीट टॉपिक है। लॉन्ग क्वेश्चन के लिहाज से इस तरह के क्वेश्चन भी पिछले पास्ट फ्यू ईयर्स में आए हैं आपके बोर्ड के एग्जाम्स में, तो आपने इसको अच्छे से प्रिपेयर करना है। जैसे मैंने आपको बताया 3 हेडिंग्स के अंदर आप पूरा अपना क्वेश्चन अटैम्प्ट कर लेंगे। पहले डेफिनेशन ऑफ द टॉर्क करेंगे, फिर एक्सप्लेनेशन एंड डेरिवेशन करेंगे ये सारी, और उसमें ये 2 डायग्राम्स बनाएंगे, और एट द एंड आप उसका रिजल्ट लिखेंगे। और रिजल्ट में आप ये भी लिख सकते हैं कि व्हेन द टॉर्क ऑफ अ रोटेटिंग कॉयल जो है वो उसका टॉर्क कब मैक्सिमम होगा, कब मिनिमम होगा। जैसे कि आपको ये आइडियल सिचुएशन में नज़र आ रहा है ना, अब ये नहीं है कि ये स्टैटिक कॉयल है, ये भी ड्यूरिंग रोटेशन ये सिचुएशन भी आ सकती है ना। आपको पता है कि ऐसे ऐसे रोटेट करते हुए एक वो पॉइंट भी आता है कि जब सारी की सारी मैग्नेटिक फील्ड विद इन द प्लेन ऑफ द कॉयल होगी, तो ये वो सिचुएशन है कि कॉयल रोटेट तो कर रहा है लेकिन ड्यूरिंग रोटेशन उसकी ये सिचुएशन आ गई है कि वो बिल्कुल सीधा हो गया है विद रिस्पेक्ट टू द मैग्नेटिक
magnetic field so that all the magnetic field will be in the plane of the coil. तो ऐसी सिचुएशन में ये जो एक आइडियल सिचुएशन है जिसमें सारी की सारी मैग्नेटिक फील्ड विद इन द प्लेन ऑफ द कॉइल हो, तो इस वक्त आपको पता है अल्फा जो है वो कौन सा एंगल बना रहा है, जीरो एंगल बना रहा है। इस वक्त जो आपका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है अल्फा इज जीरो। जब अल्फा जीरो होगा तो आपको पता है कॉज का जो मैक्सिमम एंगल होता है वो जीरो होता है, और उस वक्त कॉज जीरो जो है वो 1 होगा। तो यही वाली आपकी टर्म आ जाती है ना, टॉ इज इक्वल टू IBA। सो दिस इज द मैक्सिमम टॉर्क यू कैन अटेन इन दिस आइडियल सिचुएशन। जब ये आइडियल सिचुएशन होगी जब अल्फा यानी कोई एंगल नहीं होगा, आपका एंगल अल्फा जो है वो जीरो होगा, क्योंकि उस वक्त CD और AB की जो लेंथ है वो इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड है, और वो सारी की सारी मैग्नेटिक फील्ड विद इन द प्लेन ऑफ कॉइल है। तो इस आइडियल सिचुएशन में टॉर्क शुड बी मैक्सिमम एंड द मैक्सिमम टॉर्क फॉर अल्फा इज इक्वल टू जीरो। या आप इधर पॉइंट्स दो लिख सकते हैं कि टॉ जो है वो मैक्सिमम होगी कब, मैक्सिमम टॉर्क शुड बी मैक्सिमम फॉर अल्फा इज इक्वल टू जीरो। ठीक है, जब अल्फा जीरो होगी। और टॉर्क मिनिमम कब होगी, मिनिमम टॉर्क कब आपको कब अटेन होगी, द टॉर्क शुड बी मिनिमम फॉर अल्फा इज 90। यानी रोटेट करता करता वो बिल्कुल ऐसे 90 के एंगल पे अगर अल्फा हो जाता है आपका 90 डिग्री एंगल बना लेता है, तो उस वक्त जो कोई रोटेशन नहीं होगी कॉइल में। ठीक है, कॉज 90 चूंकि जीरो हो जाता है तो पूरी टॉर्क जीरो हो जाएगी। जब पूरी टॉर्क जीरो हो जाएगी इट मीन्स दैट देयर इज नो टर्निंग इफेक्ट ऑफ द फोर्स। उस वक्त कोई टर्निंग नहीं होगी और कॉइल जो है वो रोटेट करना बंद हो जाएगा एट दैट सिचुएशन जब अल्फा 90 हो जाए। ठीक है, तो ये आप मैक्सिमम टॉर्क कब होता है मिनिमम, मुझे भी आप रिजल्ट में इसके साथ बता सकते हैं। ठीक है, आई होप स्टूडेंट्स आपने आज के सारे पॉइंट्स अच्छे से जो है वो अंडरस्टैंड कर लिए होंगे। फिर भी अगर आपको कोई पॉइंट ना समझ में आए तो यू कैन कमेंट मी इन द कमेंट सेक्शन। आपने अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो यू कैन सब्सक्राइब माई चैनल, एंड अगर आपने फ्यूचर नोटिफिकेशंस के लिए बेल आइकन को भी प्रेस नहीं किया तो आप उसको भी प्रेस कर सकते हैं। That's all for today, students. If you really like my lectures, you can press the like icon and share my channel also. Thanks for your attention. Until the next lecture, take care. Allah Hafiz.